नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक विशेष मुद्दे के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। जी हां, तिरंगे से देश की पहचान है, तिरंगे से देश की आन बान और शान है। तिरंगे से जहां त्याग, शौर्य, बलिदान, खुशहाली और शांति का संदेश मिलता हो, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। जी हां, आज बात कर रहे हैं हमारे स्वाभिमान, हमारे गर्व, देश की आन बान और शान तिरंगे की। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कर्नल अनिल माथुर सर हैं, जो रिटायर्ड हैं। 40 साल तक देश की सेवा करने के बाद में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि सर के साथ में चर्चा को शुरू करें, सर का मैं थोड़ा परिचय करवा देता हूं। आपने 40 साल तक देश की सेवा की है, सेना में रहते हुए, कर्नल के पद पर रहते हुए। इसके अलावा युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते हैं, उनको लेकर पूरे देश में एक संस्था बनाई गई है। उसी संस्था का राजस्थान की संस्था के सर अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सर जो इंडियन आर्मी है, उसके प्रवक्ता भी रह चुके हैं। सर, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से कि आपने 40 साल तक देश की सेवा की, देश की रक्षा की, जिनके कारण आज हम काफ़ी महफूज स्थिति में हैं। पहले तो आपकी इस गौरवमय सफ़र के लिए बहुत बहुत बधाई। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, कहीं पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर तिरंगे से संबंधित कई तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते देशभक्ति की भावना का जब भी जिक्र होता है तो तिरंगे का नाम जब भी लेते हैं, हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक सैनिक के तौर पर आप जो तिरंगे की पहचान है, उसको किस तरीके से देखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने मुबारक मौके पर, जबकि पूरे देश में तिरंगा तिरंगा छा रहा है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा छा रहा है, तो हर दिन तिरंगा, हर दिन तिरंगा, हर दिल तिरंगा जी, हर दिल में रहे बसे सर जी। तो ऐसे मुबारक मौके पे आपने मुझे याद किया, ये मेरा सौभाग्य है सर। थैंक यू सो मच जी। सर, अब आपने पूछा कि एक आम नागरिक होने के नाते आप तिरंगे को क्या सोचते हो और मैं सैनिक होने के नाते क्या सोचता हूँ। सर, हमारे लिए तो नाम नमक निशान सर जी, ये हमारी पहचान है सर जी, एक सैनिक की। नाम मतलब जिस रेजिमेंट में हूँ, जिस सेना में हूँ, उसका नाम। नमक मैंने इस देश का खाया सर। और तीसरा निशान, नाम नमक निशान। निशान क्या है सर? पूरे देश के लिए तिरंगा है जी, मेरे लिए भी तिरंगा है, एक सैनिक के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा भी एक और बड़ी चीज़ है सर, वो निशान। निशान मेरी रेजिमेंट का, मेरी भारतीय सेना का। जैसे आप मेरे कैप पर देख रहे हैं सर, ये मेरी रेजिमेंट का है सर जी, महार रेजिमेंट। मैं 8 महार परमवीर बटालियन का हूँ सर। परमवीर मिला है उनको श्रीलंका में सर, वो बाद में जिक्र करेंगे। और इसलिए निशान के लिए हम जान देते हैं, नाम नमक और निशान के लिए, तिरंगे के लिए जान देते हैं, तिरंगे के लिए जीते हैं, लड़ते हैं और मरते हैं, घायल होते हैं सर जी। तिरंगे की जो 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया जहां हमें एक और त्याग, शौर्य और बलिदान का संदेश देता है। सफेद की बात करी जाए तो सफेद शांति का संदेश देता है, और हरे की बात करी जाए तो हरा हमारी हरियाली है, खुशहाली है, उसका प्रतीक है। यही नहीं, जो चक्र है वो भी हमें निरंतर बढ़ते रहने की एक शिक्षा देता है। ओवरऑल जब तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से मिलकर नहीं बनाए, इसके पीछे संदेश भी काफी गहरा है। बिल्कुल जी। हमारे लिए तो सबसे पहले अमन शांति देश के लिए है, मगर हमारे लिए है बलिदान सर। अब तिरंगे को देख के आपने जैसे देखा होगा कि टोलोलिंग की हाइट पर, टाइगर हिल की हाइट पर जब तिरंगा के जब फोटो लगा तो पूरे देश में क्या जज्बा उमड़ गया था जब कारगिल की हमारा विजय हुआ था। उसी मुताबिक तिरंगे को लेकर हमको अगर शहीद हो जाते हैं तो हमको उसमें लपेट के ही सौंपा जाता है देश को वापस। इसलिए तिरंगा हमारे लिए खास है, इसलिए जान देने का और का जज्बा है हमारा। दूसरा, जो तिरंगा, जब हम बाहर के देश में थे, जब मेरी पलटन को परमवीर चक्र मिला, तब भी हम चाहते थे कि हमारा तिरंगा, मेरे देश का तिरंगा, हम श्रीलंका में हमको काम मिला है, लड़ाई करने का मौका मिला है, कुर्बान होने का मौका मिला है, वहाँ भी तिरंगे की शान बनी रहे जी। तिरंगे की शान बनी रहे और अपना जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, वो हमेशा ऊंचा रहे। कहा भी जाता है कि देश के उन जवानों ने फन ऐसा दिखलाया
पत्थर की औकात क्या, फौलाद को भी पिघलाया। ये जो पूरी शक्ति है, जोश है जो सैनिकों की, वो कहीं ना कहीं इस तिरंगे के पीछे है, जो उनमें हमेशा एक नया जोश, उत्साह और उमंग भर देती है। खैर, आपने 40 साल तक देश की सेवा की, सेना में आप विभिन्न पदों पे रहे, आपके क्या कुछ अनुभव रहे, वो अनुभव हम हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहते हैं। सर मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं इस पर। जी। एक सैनिक जब लड़ता है युद्ध के मैदान में, तो उसको लेकर जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, तो जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिस घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, जी, उस देश का जो निशान है तिरंगा, उसके लिए मैं क्यों ना, अब अगर जब मुझे खड़ा कर दिया और अगर मुझे कल गिरने का मौका मिले, घायल होने का मौका मिले, तो मैं उस तिरंगे के लिए करूँगा। इसके लिए सर, जैसा आपने बताया कि मैं घायल सैनिकों का, जो राजस्थान के घायल सैनिक हैं, उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। डिवेव कहते हैं सर, डिसेबल वॉर वेटरन्स ऑफ इंडिया। एक हमारी संस्था है जो कि हर प्रदेश में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, नेशनल लेवल पर, जो हम घायल सैनिकों के लिए करते हैं सर। जी। तो मैं एक अपने घायल होने का जी, मैं भी हुआ था सर। जी। कुछ ज़्यादा नहीं, चल फिर रहा हूँ आपके सामने। जी। सियाचिन ग्लेशियर में सर हम एक पाकिस्तानी पोस्ट ले रहे थे, जो भारत का सबसे टफ, सबसे मतलब दुनिया का सर, दुनिया का, वो कोई 20,000 फीट की ऊंचाई पर एक पाकिस्तानी पोस्ट थी सर। हम थोड़े नीचे पर थे। तो हमने उसको मैंने और मेरे साथी ने वहाँ पर जब देखा कि कोई नहीं है, वो शायद रसद लेने या अपने एम्यूनिशन लेने नीचे गए थे, 2 आदमी थे, हमको ऐसा जानकारी थी। तो हम वहाँ गए और उसको कैप्चर किया, वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद जब उनको पता लगा कि वो पोस्ट पाकिस्तानी जा चुकी है, तो अगले 3 दिन तक हम पर बम्बार्डमेंट करते रहे आर्टिलरी की। और उस दौरान मेरे और मेरे साथी के हाथ पांव गल गए थे, जो कि बाद में काटने पड़े। मेरा थोड़ा पांव भी कटा हुआ है जी। और फिंगर्स भी कटी हैं, मगर कोई ज़्यादा नहीं सर। 10 ग्राम यहाँ, 25 ग्राम यहाँ, और 85 किलो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीने में देशभक्ति की भावना थी कि देश के लिए ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा सर। जी। ये था। एक और किस्सा है सर, जो फ्रेंकली मैं आज पहली बार इस मंच पे या किसी भी मंच पे बता रहा हूँ सर। मेरी यहाँ तक कि मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और जो मेरे साथ था एक साथी नायक जगत सिंह, वो और एक आरवीसी डॉक्टर मतलब जो हमारे सेना में घोड़े और कुत्ते, जो कुत्ते होते हैं हम पालते हैं, उनको म्यूल्स, इनके देखभाल के रखे जाते हैं, वो डॉक्टर। एक नॉर्मल डॉक्टर हैं जो घायल सैनिकों को और आम हॉस्पिटल में होते हैं सर। तो ये जो किस्सा है, ये मेरे इस घायल होने का, यहाँ पर मुझे ग्रेनेड ब्लास्ट लगा। कैसे लगा सर? जिस इलाके में था वहाँ पर एक बड़ा माना हुआ टेररिस्ट था, कैप्टन सुभाष। तो उसने ठान लिया था कि वो मुझको ख़त्म करेगा, और मेरी कंपनी ने ठान लिया था कि सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं। वो उसने काफ़ी आतंक फैलाया हुआ था। दोनों तरफ से व्यू रचना बन रही थी। हाँ सर जी। तो फिर हम अपनी टोली के साथ जा रहे थे, डेली वहाँ पर हम पेट्रोलिंग करते थे उस इलाके में, श्रीलंका में, नवाली के इलाके में सर। तो एक रोज़ अचानक मेरा साथी चिल्लाया, सर सुभाष। तो इतना सुनना था, मेरे साथी मेरे पीछे थे, मेरा एक और रेडियो सेट ऑपरेटर जो था नायक जगत सिंह, हम दोनों भागे। वो साइकिल पे था, तो उसने अपनी साइकिल छोड़ी और दीवार कूदकर एक घर की दीवार को कूदा और चला गया। उसके बाद मैं भी कूदा, वो दूसरी दीवार कूदा, मैं भी दूसरी दीवार कूदा। मगर मुझे ये नहीं ख्याल रहा उस जोश में कि जब वो दूसरी दीवार कूद रहा था, उसने एक ग्रेनेड निकाल के फेंक दिया। एक चाइनीज ग्रेनेड होता है सर, वो धुआं भी करता है, धमाका भी करता है, जान भी ले लेता है, और आपके साथियों को पता नहीं लगता उस धुएं में आपका क्या हुआ। तो वो जैसी ग्रेनेड फटा तो पूरा अंधेरा हो गया, और मुझे नहीं पता क्या हुआ उस समय। मगर जब धुआं हटा तो मैंने देखा कि मैं सही सलामत हूँ जी। इस बीच जो मेरा साथी था नायक जगत सिंह, उसने भी देखा तो दीवार कूदते हुए, मगर जब धमाका हुआ तो वो 10-15 कदम मुझसे पीछे था, वो रुक गया था, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं कूदा तो उसने, साहब आप ठीक हो? अब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या था,
ग्रेनेड फट रहा था, मैं जिंदा हूँ, लंका में हूँ, कहाँ हूँ नहीं पता था, ये फैक्ट है सर। जी जी। तो फिर वो अचानक बोला कि, मैंने कहा सुभाष कहाँ है, सुभाष कहाँ है? बोला सर सुभाष छोड़ो, ये क्या हो रहा है सर आपको? मैं क्या हो रहा है? तो बोला कि सर यहाँ खून ही खून है पूरा। जी। तो मैंने एक जो हमारी एक, तब हम वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी सर मेरे पास, ऐसे ही एक जिसमें हम अपनी मैगजीन रखते हैं, वैसी एक बेल्ट सी थी सर, यहाँ बांध रखी थी, उसमें कुछ ग्रेनेड के छर्रे लगे होंगे, लगे होंगे क्या, और जहाँ मैं कूदा था वहाँ पर एक उसका नारियल का पेड़ था सर। ये कुदरत ने किया, मैंने कुछ नहीं किया जी। वो उस ग्रेनेड के पूरे ब्लास्ट को उस पेड़ ने ले लिया। उस पेड़ के जिस एंगल से मैं कूदा था जी। उस एंगल से बच के कुछ छर्रे मुझे यहाँ लगे। जी। अब ये जगत सिंह ने कहा सर ये तो बहुत खून निकल रहा है, देखा तो यहाँ पर फटा हुआ था सर। तो मैंने कहा कि सुभाष कहाँ है? तो बोला सर पहले चलते हैं, ये तो देखते हैं। मैंने सुभाष को पढ़ते, बोला सर निकल गया वो तो, अब काफ़ी देर पहले निकल गया। तो मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? हम क्या करते हैं सर, जब घायल हो जाते हैं जल्दी जल्दी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता, इस बीच मैंने सोचा जगत सिंह को कि तू रेडियो सेट पे कुछ मत बता क्या हुआ है। अभी पहले हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते, एक आरबीसी के डॉक्टर के पास जाते हैं जी। ये मैंने क्यों सोचा सर, जब मेरे को देखा खून निकल आया, वो बोला डॉक्टर के पास चलते हैं। तो सर डॉक्टर के पास हमारा इवैक्यूएशन सिस्टम शुरू हो जाता है जी। आप कितने घायल हैं, हाँ, आपका पूरा प्रोसेस आर्मी के लिहाज से। जी। तो फिर वो, अगर मैं डॉक्टर के पास गया अपने 8 महामिलिटन, उसके डॉक्टर के पास गया आरएमओ के पास, तो वो मुझे सीधा, मुझे नहीं पता कितना घायल हूँ मैं, तो वो भेज देगा मुझे, मद्रास भेज देता, तब सबको मद्रास भेज देते थे, और मैं बैटलफील्ड से निकल जाऊंगा। मैं निकलना नहीं चाहता था सर, मैं चल रहा हूँ ना सर जी, क्योंकि मेरे 2 साथी मारे गए थे सर जी। एक कैप्टन साहब, कैप्टन सुनील चंद्रा, उनको बाद में वीर चक्र मिला जी। मेजर परमेश्वरम, वो 25 नवंबर को मारे जा चुके थे, उनको बाद में परमवीर चक्र मिला। उस समय तो हमको कुछ नहीं पता था कि क्या मिलेगा सर, मगर वो लड़ाई में जा चुके थे। 4 ऑफिसर हमारे घायल थे सर जी। कोई उस समय तक 8 माह के कोई 70 जवान घायल हो चुके थे सर जी, और ज़्यादातर इवैक्यूएट हो चुके थे सर। तो मैंने कहा मैं तो चल रहा हूँ अभी और कुछ भी नहीं हुआ, और बोल बाल रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है, अभी तो टपका नहीं मैं, तो चलो पहले हम आरवीसी के डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने उसको, उस समय तो मैंने उसको कहते हैं फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग सर, उसने भी अपनी निकाली मेरा खून रोकने के लिए, मैंने भी अपनी निकाली और बांध ली सर, और हम उसके पास गए। डॉक्टर, मैंने बाकी जवानों को नहीं बताया जो बहुत पीछे दूसरी गली में थे कि किसी को मत बताना। हम आरवीसी के डॉक्टर के पास गए और वहाँ जाके मैंने कहा सर कुत्ते को अगर चोट लग जाए तो क्या करते हैं सर आप? बोला क्या करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, अगर ज़्यादा घायल है तो मार देते हैं, गोली मार देते हैं। मैंने कहा सर नहीं, ज़्यादा घायल तो नहीं है, गोली मारने लायक नहीं है सर आप। बोला क्या हुआ, जो तेरी कंपनी के साथ कुत्ता है उसको कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं सर मुझे हुआ है सर जी। तो बोला फिर तू कैप्टन सेनापति के पास जा। कैप्टन सेनापति हमारे डॉक्टर थे जी। मैंने कहा नहीं सेनापति के पास नहीं जाऊंगा सर, आप कुछ कर दो सर, बात एक ही है, चोट लगी, आपको सिलना आता है सर? बोला हाँ आता है, तू लेट जा। मैं सर वो उसके पास जाऊंगा, वो मुझे भेज देगा यहाँ से जी। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं चला जाऊँ सर, अभी रहने दीजिए मेरे कुछ दिन और। तो बोला कि अच्छा ठीक है, उसने लिटाया मुझे और यहाँ से फिर आगे का पूरा ट्रीटमेंट, फिर वो 8-9 टाँके लगाए, 2 छर्रे निकले थे सर। मैंने कहा बोला अगर बाद में और निकले, मुझे दिख नहीं रहा, देखने से तो इतने निकलते हैं। मैं से ठीक है सर बस जी। वो कहानी है, ये इंडियन आर्मी में किसी को नहीं पता कि मैं इस ढंग से घायल हुआ। कुल मिलाकर आप जैसे जो वीर सैनिक हैं, उनके त्याग शौर्य के कारण ही आज हमारा देश बुलंद है, हमारा झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहता है। भारतीय सेना की बात करी जाए तो भारतीय सेना की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि एक जमाना था जब हम टॉप 10 में नहीं आती थी हमारी सेना, आज टॉप 5 में करीबन 4थे स्थान पर हमारी बड़ी सेना जी, तीसरी बड़ी सेना बनती जा रही है। तो ये भी एक सेना के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप देखते हैं पुराने वाली जो सेना की स्ट्रेंथ थी और अब जो पिछले 10-15 सालों में जो सेना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, उसको किस तरीके से? सर ये बहुत फख्र की बात है, और एक सैनिक के नाते
मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, बल्कि देश को पूरा फख्र होना चाहिए आर्मी जिस लेवल पे आज है और आइंदा होगी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों में जो आते हैं हमारे जवान जिनको हम वो आते हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा है वीजा भी हमारी, सच्ची बात है सर, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। एक वक्त था जब भी कोई छोटा मोटा युद्ध होता था तो हमें दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी, उनको बोलना पड़ता था कि हमें सहायता भेजिए। आज भारत खुद एक्सपोर्ट कर रहा है सैन्य जो सामान है वगैरह उनको। बिल्कुल सर, अभी काफ़ी बड़ी शक्ति बन रहा है सर जी। और हाँ, ये था कि हम दूसरे देशों से सैनिक नहीं मंगाते थे जी, साजो सामान मंगाते थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, काफी चीजें टेक्नोलॉजी मंगा लेते, मगर सैनिक हमारे में खूब ऐसा जज्बा है कि जो हथियारों की ताकत से ज्यादा जिसको माना जाता है। हमारे सैनिक तो यूएनओ में जाके भी अपनी सेवाएं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और टॉप रैंकिंग आर्मी है सर हमारी, और भगवान ने चाहा आइंदा टाइम में तो हो सकता है हम नहीं, ये सच्ची बात है सर। जब हमारे कारगिल के युद्ध के बाद तो बाकी देशों के भी कुछ बड़े जनरल्स ऑफिसर्स को बुलाकर वो जानना चाहते थे कि कैसे 18 से 20,000 फीट की ऊंचाई पे जवान लड़ सकता है, जबकि उस ऊंचाई पे वो सोच भी नहीं पाते सीमित संसाधन। तो फिर उन्होंने देखा कि ये अगर उनकी सेना को ये टास्क दिया था, एक मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा जी, उस ऑप्शन का, कि अगर हमको ये टास्क दिया था तो शायद हम नहीं कर पाते जी। ये इंडियन आर्मी है जो ये कारगिल को उनके मुंह से छीन के वापस लिया। भारतीय सेना के तो काफी किस्से हैं, चाहे वो लोंगीवाला का युद्ध, महज 120 सैनिकों की पलटन ने पूरे पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है सर, वो जो मेजर चांदपुरी, बाद में ब्रिगेडियर चांदपुरी, मैंने उनके साथ सर्विस की, बड़े आला दिल और बहुत शेर दिल इंसान थे जी। अब भारतीय सेना की बात करी जाए, भारत की अगर पड़ोसी देशों की अगर बात करी जाए तो पड़ोसी देश जो है वो भी भारत के साथ में फिलहाल संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना की लगातार पड़ोसी देशों के साथ में कुछ न कुछ भारत में घुसपैठ करने की नीतियां चल रही है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण है? सर सेना तो एक पार्ट ऑफ आवर जॉब, और यस इट इज सीरियस कि जिस ढंग से वो एक्सपेंशन मूड में है, मगर सेना वो पुरानी सेना नहीं है सर जी। अगर लोग कहते हैं ना चाइना आगे बढ़ गया, तो हम कौन से पीछे वहीं क्यों बैठे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि अब घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई वो सबसे बेहतरीन उदाहरण है इस चीज का। हाँ ऐसा नहीं, ये अच्छा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, मगर अब एक सैनिक होने के नाते के सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमने पहली बार किया, हाँ, ये तो हमारे खून में है सर, हमारे सिस्टम में, हमारे आर्मी के, हम उसको पहले कुछ और नाम देके पाकिस्तान में घुस के मार डालते थे सर। और अब मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, मगर आमतौर पे जो पलटन होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो ऐसे एक्शन करती रहती है। और जब एक बार मौका मिला तो मैंने भी किया था जी, मगर मुझे ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कहना नहीं चाहिए सर। लेकिन एक समय था जब पहले कोई आक्रमण भी होता था तो ये अपेक्षा की जाती थी कि अब थोड़े शांत स्वभाव के, लेकिन अब कोई भी आक्रमण या ऐसी कोई छोटी मोटी घटना होती है तो दो बार कोई जो पड़ोसी देश वो सोचता है, बिल्कुल, जहां तक उसकी हिम्मत भी नहीं होती इस तरीके से। नए भारत की एक जो अभी जो सेना है वो वाकई में आधुनिक हथियारों के साथ में लैस है, तो अगले वाले के ऊपर भी इतना प्रेशर बनता है और बनना भी चाहिए। सर बिल्कुल सर, नहीं बहुत ज़रूरी है सर, साजो सामान और ट्रेनिंग और स्पेशली युद्धाभ्यास। अब हम कई दूसरे देशों के साथ भी मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं, और वो हमको अपना उन जैसे सामरिक उन कलाओं में हमको अपना गुरु मानते हैं सर जी। इसी में सबसे बड़ा एक नवाचार किया गया है अग्निवीरों की भर्ती। मोदी सरकार अग्निवीरों की भर्ती कर रही है, इसको आप किस तरीके से कदम सेना के लिए हितकारी मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? वैसे ये अग्निवीर क्योंकि अभी आया है तो इसलिए इट विल बी टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू एक्चुअली कमेंट, बट मैं यूनिवर्सल तरीके से, ओवरऑल तरीके से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी रेजिमेंट 8 महार, उसका अभी डायमंड जुबली था सर 60 साल का, तब मैं वहाँ गया था अपनी पलटन में, और मैं अग्निवीरों से ही मिला था सर। बहुत गजब का जोश है सर जी, वही जोश है सर कि कोई ये नहीं कि हम 4 साल के लिए 2 साल, सर सैनिक ऐसे सैनिक ही होता है जी, सैनिक सोचते ही नहीं है सर जी। मुझे याद आ रहा है एक किस्सा, हम श्रीलंका में थे तो हमको हमारा 1 मार्च को रेजिंग डे होता है सर, तो सीओ थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि तू ये करेगा 1 मार्च को,
और तू हम वो ऑफिसर्स को बता रहे थे कि तू ये जिम्मेवारी तेरी, ये जिम्मेवारी। तो एक ऑफिसर बोला सर 1 मार्च बहुत दूर है, पहले हम कल तो देख लें सर, हम तो कल भी नहीं सोच रहे सर, आज का है हमको कि आज कर रहे हैं क्या है। तो इस ढंग का जज्बा था सर कि इतनी दूर की कौन सोचे सर, आज देखो सामने क्या चैलेंजेस है। कई देशों की अगर बात करी जाए, जिसमें इजराइल है, यूक्रेन है, उनकी बात करी जाए तो वहाँ की जो जनता है उनको बेसिकली सैनिक की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, और उसका बहुत बढ़िया परिणाम हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखा, क्योंकि यूक्रेन के जो लोग थे वो प्रशिक्षित थे। सर तो क्या आपको नहीं लगता कि देश के जो आम जनता है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो पूर्णतः प्रशिक्षित हो, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में वो भी एक सैनिक की तरह भूमिका निभा सके? सर बिल्कुल सर। नहीं, ऐसे जैसे पहले वियतनाम वॉर में यूएसए में कॉन्स्क्रिप्शन किया गया था, मतलब ज़बरदस्ती 2 साल करना ही पड़ेगा। सर हमारे देश को मैं एक भारतीय सैनिक होने के नाते सोचता हूँ कि अभी वो बात नहीं आई है सर। हमारी सेनाएं बहुत सक्षम हैं, तीनों सेनाएं, और हमें आम लोगों को ट्रेन करके सेकेंड लाइन और डिफेंस करना पड़े, अभी ज़रूरत नहीं सर। उसके लिए हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे पास एनसीसी है, वो जैसी मौका लगता है वो आगे आ जाती हैं सर। लेकिन सेना तो बिल्कुल सामने है ही सर। जी, आत्मरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए तो बेहद जरूरी है कि स्कूलों में जिस तरीके से एनसीसी का गठन किया गया, एनसीसी को भी इसी पहल पे लाया गया कि आप रिजर्व कैटेगरी में आप देश की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन एनसीसी की अगर बात करी जाए तो एनसीसी काफी जिला स्तर पे जो स्कूल है वहां तक तो है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर की स्कूलें हैं या छोटा कस्बा है वहां पर एनसीसी अभी तक नहीं पहुंची है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एनसीसी का जो कार्यकलाप है, जो एनसीसी विंग है, उसको देश की हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया? बिल्कुल जहां जहां तक हो सके सर, क्योंकि हम ना केवल सैनिकों को इन्वॉल्व करते हैं एनसीसी में, हम स्कूल के टीचर्स को, लेक्चरर्स को, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने एनसीसी के बच्चों को ट्रेन कर सकें सर जी। और फिर उनका आगे जाकर अगर वो अच्छा करते हैं एनसीसी में तो उनको सेना में अफसर बनने का ये सब मौका भी मिलता है सर। एक समय था जब सैनिक अपना अपना कार्य करते रहते थे, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सैनिकों के साथ में जो त्यौहार है, दीपावली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो खुद कभी कश्मीर जाते हैं, कभी जैसलमेर जाते हैं, कभी पूर्वोत्तर के जो बीएसएफ है वहां पर जाते हैं। तो जब सैनिक अपने बीच में देश के प्रधानमंत्री को पाता है तो फिर किस तरीके का संदेश जाता है, किस तरीके से उनमें जोश और ऊर्जा का संचार होता है? नहीं बिल्कुल सर, बहुत ये इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर सोल्जर्स, स्पेशली दोज हु आर। हाँ, अगर सैनिक जयपुर में मिले प्रधानमंत्री से वो एक बात है जी, अगर वो 12,000 फीट की ऊंचाई पर, अभी कारगिल का जो दिवस था प्रधानमंत्री जी खुद वहां मौजूद थे। करेक्ट, ये बहुत फख्र की बात है सर, सैनिकों के लिए भी और देश के लिए भी। जी, बात करी जाए, सेना सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करती, इसके अलावा जो भी देश में आपदा आती है, चाहे कहीं बाढ़ राहत कार्य हो, अभी विश्व का सबसे बड़ा जो पुल है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लद्दाख में बनाया गया, तो सिर्फ रक्षा के साथ साथ में और भी कई कार्य हैं जिनकी जिम्मेदारी बखूबी सेना निभा रही है सर उस तिरंगे की शान के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं सर, हम देश के सैनिक हैं, देश के हम नागरिक हैं। अगर बॉर्डर पे तो हमारा काम है ही, मगर जब देश पे आपदा आ गई उसके लिए भी हम ट्रेंड हैं सर जी। अब आप देखिए वायनाड में पूरी आर्मी पहुंची है, उत्तराखंड में जहाँ जाते हैं, जहाँ एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ पूरी आर्मी की टीम भी है जी। पूरे साजो सामान आर्मी के जो इंजीनियर रेजिमेंट है वो सब वहाँ पहुँच कर उन्होंने राहत पहुँचाई है सर। एक समय था जब जीडीपी का कुछ एक प्रतिशत ही सैन्य खर्च पे दिया जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से जब से केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है तब से बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा की दृष्टि से सेना पर खर्च किया जाने लगा है, करीबन 3% से भी ज्यादा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल से बहुत जरूरी है, और अब सुरक्षा फर्स्ट है। हाँ बिल्कुल, नेचुरली सर। और जब अपने पड़ोसी देश ही इस तरीके के हो, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उस देश को तो वाकई में हर वक्त तैयार रहने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, क्योंकि ये न केवल कि सैनिकों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, ये बात भी एक अलग है, मगर सैनिक की शक्ति, सैन्य की शक्ति जो है, सेना की शक्ति तीनों सेनाओं की, वो बढ़ जाएगी सर जी, नए साजो सामान के साथ, बेटर इक्विपमेंट के साथ जी। यूएनओ को भी जब भी जरूरत रहती है कहीं पर भी सेना भेजने की, तो सबसे पहले भारत का नाम आता है। बिल्कुल सर। नहीं, ये मेरा फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस रहा है सर। कुछ फॉरेन के स्टूडेंट्स थे सर,
मैं मिलिट्री वर्ल्ड गेम में गया था सर जी वे बैक 2007 में सर जी तब हैदराबाद में हुई थी मिलिट्री वर्ल्ड गेम। वहाँ के कुछ ऑफिसर कह रहे थे बाकी सेनाओं को 90 कंट्रीज के सेना के सैनिक आते हैं, उसमें सिर्फ सैनिक ही हिस्सा लेते हैं खेल कूदों में सर, मिलिट्री वर्ल्ड गेम बोलते हैं सर उसको। तो वो उनके मुंह से मैंने सुना कि आपकी आर्मी तो लाजवाब है। जी, ये हम सब के लिए, सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है। सर, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, संदेश सामने दिया है देशवासियों के लिए कि ये तो जैसे आपने दिया है, ये तिरंगे से तो वैसे ही देश गौरवान्वित है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर दिन तिरंगा, जैसे आपने कहा सर। बिल्कुल, तिरंगे की शान है, वो ऊंचा है तो हमारे पूरा देश महान है और पूरे विश्व में हमारा नाम है सर। पूरे विश्व में हमारा नाम है सर। आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से इस विषय के ऊपर अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगा हम सब की शान है, हमारी आन बान और शान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है। हर घर तिरंगा जरूर फहराए। इसी कामना के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहीं समापन करते हैं। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।